जहन दोस्तों, बहुत अच्छी बात है कि आप समझ सकते हो कि संसद का सत्र फिर शुरू हो गया है और इस बार एक सागरिका हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंगाल से आई, उन्होंने सीधा रक्षा मंत्री जी को घेरा। On claims of disability pensions by veterans and jawans, the Ministry of Defence has appealed against many cases where veterans have asked for disability pensions. The Supreme Court has repeatedly recorded its displeasure against the Ministry of Defence for litigation on disability pensions. और घेरा और सवाल भी तगड़े किए और रक्षा मंत्री जी के पास शायद उपयुक्त जवाब भी नहीं था, ये आपको सुनना होगा। उन्होंने बात कही कि डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर के आपके जवान जो डिसेबिलिटी पेंशन एएफटी उनको सैंक्शन कर देती हो, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालते हो, आप उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दे रहे। उसके सवाल के जवाब में रक्षा मंत्री जी ने क्या बोला सुनना। फिर उन्होंने बोला आपने जो स्पर्श लागू किया है इससे आपको पता है कि कितने ओल्ड वेटरन्स हैं, उनको कितनी परेशानी हो रही है। तमाम जो दो बड़े सवाल उन्होंने दागे उसके बाद रक्षा मंत्री जी क्या कहते हैं और जो रक्षा राज्य मंत्री जी हैं वो सब गोलमोल जवाब देते हैं। Will the Honorable Minister kindly answer why does the Defence Ministry routinely challenge virtually all Armed Forces Tribunal or AFT judgments in favor of veterans when it comes to granting disability pensions? मैं सांसद को इस विषय को उठाने के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं इस प्रश्न के माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहूँगा कि हमारी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिनके नेतृत्व में और माननीय रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी के मार्गदर्शन में पूर्व सैनिकों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति, उनके कल्याण के लिए, उनकी हर समस्या सुलझाने के लिए हम कटिबद्ध हैं। उन्होंने सबसे बोला डिसेबिलिटी पेंशन को यानी अट्रीब्यूटेबल और एग्रीवेटेड की डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं कहा कि एफटी जब दे रही है, जब आपका न्यायाधिकरण सेना का दे रहा है कि ये इसके साथ गलत हुआ है तो आप सुप्रीम कोर्ट में क्यों रोक रहे हैं, उसका जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी एक कहानी गोलमोल लिखाई बता दी, जिससे ऐसा लगता है और देश की बातें कर रहे हैं, राजनीतिक जवाब दे रहे हैं और उन्हीं को घेर रहे हैं। लेकिन कम से कम आपको इतना तो बोलना चाहिए था कि आखिर ये जो जवानों की डिसेबिलिटी पेंशन है एएफटी देती है तो क्यों रोका जाता है, क्यों आप सुप्रीम कोर्ट में लेके जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमओडी को लताड़ लगाई है, लेकिन उसका जवाब उनसे देते हुए नहीं बना। जरा इस जवाब को सुनना होगा। ये देश के रक्षा राज्य मंत्री हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, ये रक्षा राज्य मंत्री ज्यादा हैं या नेता ज्यादा हैं, ये आपको समझना होगा। डिप्टी चेयरमैन सर, मैं आपके माध्यम से सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम अपने सैनिकों को, उनके परिवारजनों को, उनके कल्याण, सुख सुविधा उसी प्रकार तत्परता से जिस प्रकार हमारी सेना राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहती है, हम हमारी आर्म फोर्सेस की आवश्यकता, बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उनके मान सम्मान स्वाभिमान के लिए मन वचन और कर्म से प्रतिबद्ध हैं। क्योंकि सुनिए मैं आपका भी जवाब दे रहा हूं, क्योंकि हमारे सैनिक वेटरन्स, सभापति महोदय, हमारे सैनिक, पूर्व सैनिक 140 करोड़ देशवासी, नेशन फर्स्ट। दूसरा सवाल स्पर्श को लेकर का कि जब से स्पर्श लागू हुआ है कई लोगों के डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आई है। उन्हें पुराना जब मैनुअल सिस्टम था आराम से पेंशन मिल रही थी, अब इतना डिजिटलाइज कर दिया है, इतना डिजिटलाइज किया है कि कभी आधार कार्ड की डेमोग्राफिक प्रॉब्लम आ रही है, कभी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। पुराने समय में डेट ऑफ बर्थ होती नहीं थी डॉक्यूमेंट में, यानी उनको एक ईयर लिख दिया था, वाइफ की 1965। अब जब उनको करेक्ट डे, मंथ और ईयर में लाना तो उनसे बोला जा रहा है कि आप जाइए और इनका बर्थ सर्टिफिकेट लाइए। 70 साल वाले का बर्थ सर्टिफिकेट कौन दे देगा। फिर तमाम जाकर के अखबारों में नाम सुधार कराइए, यानी जो आपका डाटा सारा रिकॉर्ड से लेकर के आप उसको अपडेट नहीं कर पाए, आपने आधा अधूरा डाटा लिया और उसके ऊपर आप कह रहे हो कि नहीं इस पर से बहुत बड़ा फायदा है। Supplementary. The government has shifted pension dispersal to the Sparsh portal. However, this portal suffers from repeated glitches and elderly veterans are placed in a great deal of inconvenience.
is the ministry planning to make the Sparsh portal more user-friendly for pensioners, and by when can we expect these improvements? और बार बार आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। जरा ये वीडियो है, भले 10 मिनट का है, आपको देखना होगा। और ऐसे ही सवाल संसद में उठने चाहिए, ऐसे ही वन रैंक वन पेंशन को सवाल उठने चाहिए, ऐसे ही इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को उठने चाहिए, ऐसे ही डिसेबिलिटी पेंशन का सवाल उठाए। और यह भी उठना चाहिए कि जवान लगातार आपसे आंदोलन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुन पा रहे। और आपने जो राजनीतिक जवाब दिया, इससे शायद जवान आहत होंगे। जरूर आपको यह वीडियो देखना होगा। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज आप सुनिए तो। प्लीज अपनी सीट पर रख, अपनी सीट पर रहें प्लीज। अरे सुनिए तो। नो कमेंट्स फ्रॉम योर सीट प्लीज। आप बोलो, आप बोलो। उपसभापति महोदय, उपसभापति महोदय, नो कमेंट विल सिट जो प्लीज। सांसद, माननीय सांसद ने जो प्रश्न पूछा है, जब से स्पर्श पोर्टल हम जब लाए हैं, इसको है स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा, एक ट्रांसपेरेंट पेंशन ऑनलाइन सेक्शन है। यहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल किया है। और मैं कहना चाहूंगा, ये वेटरन भाइयों और उनके परिवार को पोर्टल में पेंशन की अपनी एलिजिबिलिटी और उसका डिटेल्स को रियल टाइम में देख पाने में सहयोग करती है, जो कि पुराने मैनुअल सिस्टम में नहीं है। और अब जब वे पुराने सिस्टम में दर्ज किए अपने डाटा को स्पर्श में देख सकते हैं, तो उन्हें अपने डाटा का डिस्क्रिप्शन पता चलती है कि वो शिकायत के माध्यम से डेटा सुधार के लिए आवेदन करते हैं। इससे शिकायतों की संख्या में वृद्धि हुई है। ये ट्रांसपेरेंट है, डिजिटल है और सिंगल विंडो सिस्टम है। परंतु इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट यह है कि इससे इनके डेटा में सुधार करने का अवसर मिलता है, जो पहले पॉसिबल नहीं था। ये शिकायतें हमारी पेंशन विभाग के पास ऑनलाइन आती हैं, जिनका शीघ्र निवारण किया जाता है। पेंशन विभाग द्वारा अपने लेवल पार पर डाटा को अपडेट कर रहा है। इससे पेंशनर को पेंशन के रेट में आप ठीक कर दिया जाए, इसके ग्रीवांस जल्दी से रिजॉल्व हो सकेंगे और उसकी पेंशन अथवा फैमिली पेंशन स्मूथली चलती रहे। देश में हमारे पेंशन विभाग द्वारा 199 स्पर्श सेवा केंद्र चलाए जा रहे हैं। 199 भारतीय स्टेट बैंक, पीएनबी, एचडीएफसी जैसे कुल 14 बैंकों की शाखाओं के माध्यम से ऐसी सेवा प्रदान की जाती है। इसके अलावा कॉमन सर्विस सेंटर और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक आउटलेट्स पर भी यह सेवा उपलब्ध है। उपसभापति महोदय, इन संस्थाओं के साथ पेंशन विभाग ने एमओयू साइन किया है। इन केंद्रों में पेंशनर पर अपनी पेंशन से संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी पेंशन डाटा के सुधार के लिए कार्य कर सकते हैं। स्पर्श पोर्टल से शिकायत दर्ज करने के अलावा पेंशनर पोर्टल अथवा ईमेल के माध्यम से अपने पेंशन संबंधी ग्रीवांस भेज सकते हैं। इन शिकायतों को नियमित रूप से मॉनिटरिंग की जाती है। मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर नई दिल्ली और पेंशन कार्यालय प्रयागराज से एक डेडिकेटेड पेंशन ग्रीवांस सेल है, जहां पेंशनर अपनी पेंशन संबंधी समस्या का हल करा सकते हैं। स्पर्श पोर्टल के स्थापना के समय से ही हम कह सकते हैं अब तक पोर्टल बिल्कुल अच्छी तरह चल रहा है। माननीय सांसद ने जो इस प्रश्न, उपसभापति महोदय, माननीय सांसद जी ने जो पूछा है, मैं उनसे सहयोग चाहूंगा कि माननीय सांसद जी, आप जिस राज्य से आती हैं वहां पे आप नजर उठा के देखो। ईएमएस ईएसएम का वेलफेयर केंद्र और राज्य सरकार दोनों की ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। केंद्र सरकार वेटरन्स वेलफेयर को प्राथमिकता दे रही है। और बंगाल में ये देखा जा रहा है वेटरन्स के प्रति कैजुअल अप्रोच अपना है। मेरा यह आग्रह है कि पश्चिम बंगाल में 14 जिला जेएसबी है, जो बंगाल के कोई 23 जिलों कवर करते हैं। 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड नहीं है। मेरा आग्रह है कि वो बंगाल में 9 जिलों में जिला सैनिक बोर्ड बनवाएं।
पश्चिम बंगाल में सैनिक बोर्ड जहां पूरे साल में एक बैठक होती है, 2015 के बाद एक भी बैठक नहीं हुई, तो ये क्या वेटरन्स की बात करेंगे? मेरा तो मानना है कि 15 के बाद जो बैठक नहीं हुई है, माननीय सांसद उस बैठक को करवाने का काम करें। धन्यवाद सभापति महोदय, एक बहुत मूल प्रश्न है, मैं उनको सुझाव दे रहा हूं, कि आप वेटरन्स की बात कर रहे हैं। राज्य सरकार की पोस्ट की वैकेंसीज ईएसएम कोटे से भरी जाती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार में ग्रुप सी में ईएसएम के लिए 5% और ग्रुप डी के लिए 10% रिजर्वेशन का नोटिफाई किया है। अफसोस यह है कि पदों के विज्ञापन में धन्यवाद माननीय मंत्री जी, धन्यवाद प्लीज। यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल इनवैलिड आउट ऑफ सर्विस अकाउंट की डिसेबिलिटी हो, यानी उसने अपने नॉर्मल कार्यकाल के पहले किसी डिसेबिलिटी के कारण मिलिट्री सर्विस से बाहर कर दिया जाता है, वह डिसेबिलिटी और मिलिट्री सर्विस को या तो एट्रीब्यूट हो या एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन दी जाती है। ऐसे हालात में यदि उस व्यक्ति ने मिनिमम रिक्वायरमेंट पेंशनेबल सर्विस ना भी की हो, उस समय तक की सर्विस को वेटेज देते हुए एक सर्विस एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है और उसकी डिसेबिलिटी को देखते हुए डिसेबिलिटी एलिमेंट कैलकुलेट किया जाता है। इन दोनों एलिमेंट को जोड़कर ऐसे व्यक्ति को डिसेबिलिटी पेंशन देने का प्रावधान है। एक दूसरी श्रेणी में भी जिसमें डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया जाता है, यदि कोई आर्म फोर्सेस पर्सनल अपना नॉर्मल कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो डिसेबिलिटी या इम्पेयरमेंट जो 20% उससे अधिक है या मिलिट्री सर्विस को एट्रीब्यूट या उससे एग्रीवेटेड हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्विस पेंशन के साथ साथ डिसेबिलिटी एलिमेंट या इम्पेयरमेंट रिलीफ भी दिया जाता है, क्योंकि इन व्यक्तियों ने अपना नॉर्मल सर्विस कार्यकाल पूरा कर लिया है, इसलिए उन्हें नॉर्मल सर्विस पेंशन दी जाती है। और यदि डी हो तो इस डिसेबिलिटी एलिमेंट भी दिया जाता है, मगर यह ध्यान में रखने की बात है कि डिसेबिलिटी पेंशन नहीं है। इन दोनों प्रोविजनों में वेल लेड आउट ऑफ प्रोसीड्योर है और रूल्स है, इन प्रोसीड्योर और रूल्स के अनुसार ही उनको दिया जाता है। धन्यवाद। सेकंड सप्लीमेंट्री माननीय सागरिका जी, second. So I thank the honorable minister, but that was not really an answer to my question. It seemed he was busy making a political speech. Maybe he should prepare better for questions relating to the defense ministry. So my question was on why the defense ministry keeps challenging petitions of disability. My second